नमस्कार। आप सबको याद होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो पिछली बार हुआ था उसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं आया था। अजीत पवार का एक बयान आया है जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। वो एक बैठक का जिक्र कर रहे हैं जिस बैठक में शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, गौतम अडानी, अमित शाह भी मौजूद थे। और उस बैठक के बाद जो 23 नवंबर को शपथ ग्रहण कराया था, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे उस वक्त महाराष्ट्र के। सवेरे सवेरे 8 बजे शपथ ग्रहण करा दिया। बड़ा हम लोग उठे सो करके तो देखे कि अरे महाराष्ट्र में तो सरकार बन गई प्रेसिडेंट रूल के बाद, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। आपको बताऊं कि दरअसल दो बैठकें हुई थी। एक बैठक तो वो हुई थी जिसका जिक्र अजीत पवार कर रहे हैं। 22 नवंबर की रात को मुंबई में एक बैठक और हुई जिसमें कि उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, शरद पवार भी मौजूद थे, कांग्रेस के कुछ लीडर्स मौजूद थे, नवाब मलिक मौजूद थे और उस बैठक में अजीत पवार भी थे। मतलब एक बैठक जिसका अजीत पवार जिक्र कर रहे हैं और एक दूसरी बैठक। अजीत पवार उस बैठक के बीच में से उठ करके बाथरूम गए, न जाने किसका फोन आया और फिर लौट कर आए। जब वो लौट कर आए तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी और संजय राउत उस बैठक का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं समझ में नहीं पा रहा था कि वो इतने परेशान क्यों हैं, अचानक क्या हो गया उनको कि वो इतने बेचैन दिखने लगे। खैर इस बैठक के बावजूद अगले दिन सुबह सरकार बदल गई थी। बीबीसी ने इस बैठक को, इस नई सरकार जो बनी थी आपकी 23 नवंबर को 2019 को, उसको लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की थी, जो टिप्पणी आज के वक्त में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अजीत पवार का बयान आया है। बीबीसी ने लिखा कि प्रधानमंत्री से विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट की बैठक के बिना मंजूरी लेना, राष्ट्रपति से अलसुबह इजाजत ले लेना, ऐसा नहीं है कि ये केवल देवेंद्र फडणवीस के चाहने भर से हो गया हो। निसंदेह बहुत सारे लोगों को जानकारी थी। आपको पता हो कि इस शपथ ग्रहण के बाद तत्काल प्रधानमंत्री की भी बधाई संदेश ट्विटर पे आया और अमित शाह का भी बधाई संदेश आया। ये रही एक बात। तो क्या जून 2022 में जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी, क्या उसमें भी अडानी की भूमिका थी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या एकनाथ शिंदे की सरकार को बनाने में भी अडानी की कोई भूमिका थी? यह सवाल जरूरी है। जब आप इस सवाल के पीछे और उस वक्त की परिस्थितियों को देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि जब उस वक्त एक बनी हुई सरकार को गिरा करके कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की एकनाथ शिंदे को बनाया गया मुख्यमंत्री। तमाम विधायक, 35 के करीब विधायक पहले अहमदाबाद, गुजरात गए और फिर गुवाहाटी चले गए। उसके पीछे भी अडानी की भूमिका थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि शरद पवार और अडानी का जो रिलेशनशिप है, दरअसल इस पूरे गठबंधन को बार बार चोट पहुंचाता रहा है, बार बार चोटिल करता रहा है। क्योंकि अब चुनाव होने हैं, चुनाव के बाद जो भी सरकार बने, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो निसंदेह बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए की सरकार बनेगी महायुति की, तो निसंदेह उसकी बड़ी भूमिका होगी ही होगी अडानी की। लेकिन यह बात तय करना जरूरी है कि अगर इंडिया गठबंधन या आघाड़ियों की सरकार बनती है तो अडानी को दूर रखा जाए। अजीत पवार जो कह रहे हैं उसके निहितार्थ को समझना चाहिए। एक बात तो बिल्कुल सच है कि वो बारामती में बड़ी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। दरअसल है क्या है ये कि अजीत पवार का जो पूरा का पूरा वोट बैंक है, दरअसल वो शरद पवार का ही वोट बैंक है। तो जो मुस्लिम हैं, जो वहां के क्रिश्चियंस हैं, वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र के जो शरद पवार को वोटिंग करते हैं वही
अजीत पवार को वोटिंग करते हैं। और अजीत पवार के साथ समस्या ये है कि अगर कोई बात, जैसे कि उन्होंने साफ कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे चुनाव क्षेत्रों में आकर के नरेंद्र मोदी प्रचार करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ आकर के भाषण जो बटेंगे और कटेंगे जैसी बातें कर रहे हैं, वो बात महाराष्ट्र में नहीं चलती। दरअसल वो बातें शरद पवार की पार्टी में नहीं चलती, शरद पवार की कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं चलती, उन 59 कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं चलती जहां पर अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक गौतम अडानी और शरद पवार के रिलेशन की बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 के बाद ये रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। आपको बताएं, बड़ी मजेदार है चीजें जानना कि शरद पवार की जो कंस्टिट्यूएंसी है बारामती, वहां पर एक बड़ा एआई प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आप यकीन करेंगे, गौतम अडानी ने वहां 25 करोड़ रुपए का दान दिया है। ये शरद पवार ने स्वीकारा इस बात को कि गौतम अडानी ने दिया है। तमाम अवसरों पर खुल करके गौतम अडानी की प्रशंसा करते हैं। अभी मुझे याद है कि सितंबर 2023 में, माने सरकार गिरने के बाद, गए थे क्या नाम है कि शरद पवार अहमदाबाद, और जाकर के उनके एक इवेंट का फीता काट के उद्घाटन किया था। उसकी तस्वीर बहुत चर्चा में रही थी कि बताइए, एक तरफ गौतम अडानी प्रभावित कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को और मोदी के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ शरद पवार फोटो खिंचा रहे हैं। आपको याद हो कि जब हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ जनवरी 2023 में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जेपीसी की मांग शुरू की, तो शरद पवार अकेले नेता थे जिन्होंने जेपीसी का विरोध किया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तमाम अवसरों पर जेपीसी को हेट करते रहे हैं और उसमें बहुमत की बात केवल सुनी जाती है, अल्पमत की बात नहीं सुनी जाती है। बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बना करके जांच की जाए, ये शरद पवार का कहना था। और अप्रैल माह में जब अडानी के खिलाफ, अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूं, जब भयंकर अडानी को लेकर देश में माहौल बनने लगा, तो अडानी पहुंच गए अप्रैल में घर शरद पवार के। बहुत सब पूरा मीडिया देश भर में दिखा रहा था कि लगभग 2 घंटे तक शरद पवार के साथ बैठक की उन्होंने। तो ये रिश्ता जो है शरद पवार और अडानी का, वो निसंदेह ये रिश्ता, ऐसे तो शरद पवार के तमाम उद्योगपतियों से रिश्ते रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अजीत पवार की बात में सच्चाई है, जो अजीत पवार कह रहे हैं कि नवंबर में 22 नवंबर को से पहले या उसी रोज एक बैठक और हुई थी, तो इस बात को बल मिलता है कि 2022 जून में जो सरकार गिरी उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल की, उसके पीछे भी अडानी की बड़ी भूमिका रही होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दरअसल देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में बड़ी रोचक होती जा रही है। एक लड़ाई तो सड़क पे हो रही है जिसके नायक राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन एक लड़ाई पर्दे के पीछे भी हो रही है जिसके नायक अजीत पवार है। केवल अजीत पवार के इर्द गिर्द ही पर्दे के पीछे की राजनीति इस वक्त चल रही है, और ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। अगर गौतम अडानी किसी किस्म की भूमिका निभा रहे हैं किसी प्रदेश के में सरकार के बनने और गिराने में। आपको पता हो कि जब शरद पवार को लेकर के राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप उनके और अडानी के संबंधों को लेकर के क्यों नहीं बोलते, तो बड़ी अच्छी बात कही थी राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री शरद पवार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों की बात हम कर रहे हैं। शरद पवार के साथ उनका क्या रिश्ता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस ने बार बार शरद पवार से सवाल किया है, निसंदेह किया है कि आप बताएं कि क्या बात है, क्या रिश्ता है।
ये मुलाकात की वजह क्या है? और शरद पवार ने बताया है कि नहीं, ये सामान्य मुलाकात है या किसी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं हुई है। लेकिन इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, वह अडानी जो एक साल में 4 बार 5 बार शरद पवार से मिल रहे हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं करते होंगे, इसकी संभावना नहीं है। वह अडानी जिनके पास धारावी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, वो कोई राजनीतिक बात नहीं करते होंगे, या जिनको उनको इस बात का डर नहीं होगा कि अगर बीजेपी की सरकार चली गई और कहीं आ गई अघाड़ी की तो उनकी तमाम प्रोजेक्ट्स का क्या होगा जो कि महाराष्ट्र में है। ये निस्संदेह बात उनको चिंता में डालती होगी। तो ये चुनाव के नतीजे आने दीजिए, लेकिन एक बात ये जरूरी है, ये सभी दलों के लिए जरूरी है, जर्नलिस्ट के लिए जरूरी है कि किसी भी उद्योगपति को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संविधानिक नियम कायदे हैं, उसके बाहर जाकर के कुछ नहीं करना चाहिए, और धन बल को, न केवल नेताओं के या जनप्रतिनिधियों के धन को, बल्कि उद्योगपतियों के धन का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर गलत तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।